नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, सहारनपुर की सांसद इकरा हसन ने एडीएम पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष के एडीएम परिसर वहां पे कार्यालय पहुंची, जिला कार्यालय, तो डीएम के वहां पर एडीएम ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, उनको अपमानित किया और ना ही उनको अपमानित किया बल्कि उनके प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसका विरोध किया है, कड़ी निंदा की है, जिसको लेकर के मंडला आयुक्त ने आदेश दिए जांच के। लेकिन वहीं संतोष बहादुर सिंह का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आधी रात लेकर के जब उन्हें एक और आपको खबर बताते हैं, बड़ी रोचक है और वो रोचक इसलिए है क्योंकि एक वीडियो वायरल है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का और कथावाचक अनुरुद्धाचार्य से वो कह रहे हैं कि आज के बाद किसी को भी शूद्र मत कहना। पहले वो आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं आधी तब पहला नाम क्या माने बोला? भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, आइए कन्हैया कह के बोला, प्रचार। आप बताइए। बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया, ठीक है? इसीलिए शुद्ध मत कहना कभी नहीं। देखिए, जानकारी कर लेना। अखिलेश यादव का ये जो वीडियो है और दोनों के बीच का जो वीडियो है, ये इस वक्त वायरल है। जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये जो वीडियो आया, उसके बाद वो कह रहे हैं कि किसी को शूद्र मत कहना आपकी बात, और हमारे और आपके रास्ते अलग अलग है। अब इसको लेकर के अनुराचार्य का भी बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या अखिलेश यादव ये शब्द किसी मुसलमान से भी कह सकते हैं कि क्या उनके और हमारे रास्ते अलग अलग है। फिलहाल इस वीडियो का काफी चर्चा हो रही है और पूरे देश में ये वीडियो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, लगातार वायरल भी हो रहा है। और दोनों की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं दोनों एक दूसरे पर, क्योंकि जब अखिलेश यादव ने अनुराचार्य से कहा और वो कहते हुए चलते बने कि अब हमारे और आपके रास्ते अलग हैं, तो वहीं अब अनुराचार्य ने भी पलटवार किया है उनके इस बयान पर। उन्होंने कहा है कि जब हमारी इस मुलाकात हुई थी उस दरमियान ये बातें हुई थी, लेकिन मैं भी अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ क्या वो किसी मुसलमान से कह पाएंगे कि हमारे और आपके रास्ते अलग अलग हैं। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखने वाली बात होगी कि इस मीडिया के बाद क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके का बयान है अखिलेश यादव का और अनुराधाचार्य के बीच का, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक मैसेज देने के लिए कहीं ना कहीं एक मैसेज है। क्योंकि जिस तरीके से पीडीए का नारा बुलंद करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मैसेज के जरिए कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई है कि लोग जो कथावाचक हैं, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो उस शब्द का इस्तेमाल ना करें। एक और खबर आपको बताते हैं, राजधानी लखनऊ से ही है। राजधानी लखनऊ से इसलिए है क्योंकि झांगुर बाबा जो धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट चला रहा था, उसके खिलाफ आज बलरामपुर और मुंबई में छापेमारी की गई है। बलरामपुर में करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई, वहीं मुंबई में अगर बात की जाए तो 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यूपी एटीएस ने उसको रिमांड पर लिया था और एटीएस ने कई अहम सबूत इकट्ठा किए थे, जिसके बाद एटीएस ने ईडी को कुछ सबूत सौंपे थे, जिसके बाद आज ईडी ने सुबह 5 बजे बलरामपुर में जो झांगुर बाबा है उसके ठिकानों पर, 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं, उसके करीबी उसके सहयोगियों के भी ठिकाने पर छापेमारी की है। कई अहम दस्तावेज वो अपने साथ कलेक्ट कर रही है। मुंबई में भी छापेमारी की गई है, जहां मुंबई में बताया जा रहा है कि उसका जो एक करीबी था शहजाद, उसके यहाँ छापेमारी की गई है। वहीं बलरामपुर में एक दुर्गेश नाम के यहाँ भी जो उसका करीबी है, उसके यहाँ भी छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि दुर्गेश ने ही गलत तरीके से जमीनें बेची थी, 3 बीघा जमीन बेची थी और वहां पर एक जो डिग्री कॉलेज भी चल रहा था। तो करीब 100 करोड़ रुपए का ये जो विदेशी फंडिंग है, और कहे कि जो जांच में उसके अकाउंट में पैसे आए उसको लेकर के भी ईडी जांच करे कि आखिर ये पैसे कहां से आए, कितनी यात्राएं उसने की थी। करीब जानकारी आ रही है कि 19 बार दुबई की यात्रा के जो उसकी सहयोगी थी वो भी करके आई थी। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर के तमाम दस्तावेज उसने इकट्ठे किए हैं और इसी को लेकर के अब ईडी की ये जो छापेमारी है वो लगातार जारी है और जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब कल वहां से न्यायालय से जो निकल रहा था चांगुर, तो उसने बोला कि हम बेकसूर हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकल करके आता है। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पर जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानी जुड़े हुए हैं। ज्ञानी, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, हमारे पास बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि बीते शनिवार को जिस तरीके से एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का मामला आया था, उसके बाद प्रशासन पता नहीं क्या हो जाता है कि जब कुछ मामले होते हैं
तब प्रशासन की जो है नींद खुलती है। होटल में एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक मुस्लिम युवक को हिंदू के लोगों ने जमकर पिटाई की थी। उसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। पहले तो ग्रैंड होटल को सीज किया गया। मेरे पास वो बाइट है सीओ सिटी श्री नारायण बैच की, पहले वो बाइट चल जाए, उस बाइट से ही पूरा वर्णन हो जाएगा कि प्रतापगढ़ में आखिर क्या रहा है और प्रतापगढ़ में हो क्या रहा है। चलिए, जब तक बाइक चलती है तब तक मैं आपको पूरी खबर बता देता हूँ। देखिए, होटल में मारपीट हुई, अवस्था में एक युवक की पिटाई की गई और अभी भी उसका इलाज प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में चल रहा है। ओयो होटल था, उसमें युवक की बहुत ही जम करके पिटाई की गई थी। पहले तो उस होटल को सीज किया गया। अब प्रशासन जागा है तो पूरे के पूरे प्रतापगढ़ के होटलों की लिस्ट निकाली गई है, जिसमें तकरीबन 75 से अधिक होटल निकल के आए हैं। अब होटलों में पूरा प्रोसीजर देखा जा रहा है। प्रोसीजर ये देखा जा रहा है कि किसके पास एनओसी है, किसके पास लाइसेंस है। अब लाइसेंस चेक किया जा रहा है। मैं प्रशासन से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या जब कोई घटना घटित होती है तभी प्रतापगढ़ का प्रशासन जागता है? आज से ठीक 10 साल पहले एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक आर्यन होटल था, जिसमें तकरीबन 11 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। तब भी प्रशासन एक्टिव हुआ। पहले तो होटल मालिक को जो है गिरफ्तार किया गया। आज की डेट में बीजेपी के नेता है, उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया था, लेकिन हाँ गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उनके मैनेजर के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। फिर से एक कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई ये शुरू की गई कि होटल में छापेमारी की गई कि कौन कौन से होटल्स हैं और किसके पास एनओसी है, किसके पास फायर ब्रिगेड की पूरी व्यवस्था है। वो केवल एक खाना पूर्ति की गई। ये भी कह सकते हैं कि अधिकारी लोग अपनी जेबें गर्म किए। इस घटना के बाद अधिकारी लोग अपनी जेबें गर्म किए। फिर उसके बाद एक घटना घटित हुई 2018-19 के आसपास। फिर से एक होटल में एक लाश मिली। फिर होटलों की जांच शुरू की गई। फिर से एक अपनी अधिकारी अपने जेबें गर्म किए। और फिर आज से 2 महीने पहले एक होटल है भगवा चुंगी के स्थित, सपा के नेता है सुनी सोनी, उसमें 2 युवक घुसते हैं, एक युवती की हत्या करके भाग जाते हैं। उसमें अगर वो चाहते हैं तो 2 महीने पहले जो घटना घटित हुई थी उसी दौरान ये सारे होटलों की जांच शुरू करते, तो जो आज हिंदू और मुस्लिम की एक घटना बलीपुर में घटित हुई है, ये घटना न घटित होती। फिर से आज कल देर रात शाम 7 बजे से इन लोगों ने शहर के तकरीबन 4 होटल कह सकते हैं, कानन और श्यामलॉज। ज्ञानेंद्र, एक बात का जवाब दीजिएगा। क्या उत्तर प्रदेश में जो तमाम विभाग हैं, चाहे वो जो भी एनओसी जारी करते हैं, चाहे फायर की टीम हो, चाहे पुलिस विभाग हो, जो तमाम जांच करते हैं, जांच किस लिए करते हैं? खाना पूर्ति करने के लिए करते हैं क्या? अगर खाना पूर्ति करनी है कोई घटना घट जाने के बाद, तो ऐसी जांचों का क्या मतलब है? जब कोई घटना घटती है तो एक आदेश आता है और उस आदेश का पालन कुछ दिनों तक किया जाता है, उसके बाद फिर से वही रख दिया जाता है ठंडे बस्ते में। तो ऐसे में प्रतापगढ़ भी अगर इसमें इस जद में है, सबसे पहले एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे ज्ञानेंद्र की, क्या प्रतापगढ़ में कितने ऐसे होटल्स हैं जिनको एनओसी प्राप्त है? क्या वहां पर सारे मानक पूरे करते हैं होटल? क्योंकि जिसका मन में आता है वो जाकर के होटल में पहुंच जाता है बिना किसी आइडेंटिटी के। झूठी आइडेंटिटी लगाई जाती है। तमाम ऐसे केसेस आ रहे हैं। छांगुर बाबा के भी केस में ऐसे ही आ रहा है कि जो वहां पर जो युवती थी नसरीन, नीतू उर्फ नसरीन, उसकी ओरिजिनल आईडी पुरानी ही चल रही थी, लेकिन अपने जो नए आईडीज के साथ वो कहीं कहीं जगहों पे होटल्स में या तमाम जो झूठे दस्तावेज थे वो उसको करती थी। तो क्या प्रतापगढ़ में ऐसी स्थितियां बनी हुई है? क्योंकि पूरे प्रदेश में भी देखा जा रहा है इस तरीके का जो एक नेक्सस है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सबसे पहले ये जानने की प्रयास करेंगे आपसे कि आखिरकार प्रतापगढ़ में कितने ऐसे होटल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको एनओसी प्राप्त है? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ में अगर मैं बात करूं 60 से अधिक होटल्स हैं और मुश्किल से जो मेरी जानकारी है सरकारी दस्तावेजों में सिर्फ एक होटल को एनओसी लाइसेंस हर एक मानकों में दुरुस्त चल रहा है। और इसके बाद प्रतापगढ़ शहर में होटल्स की बात छोड़ दे, यहाँ तक कि जितने मैरिज हॉल्स हैं वो भी मानक के रूप में नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अब होटल एक तरीके से धंधा बन चुका है। 1 से 2 घंटे के लिए होटल प्रोवाइड करा जा रहा है। आप भी समझ सकते हैं कि 1 से 2 घंटे के लिए जिन रूमों को दिया जा रहा है तो क्या चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि कल 3 होटल सीज किए गए,
और उसके बाद जो है यहाँ पे एक होटल को जो है सीज न करके कुछ मात्र कह सकते हैं 13 कमरे सीज किए गए थे। एक होटल जो कि रसूख कहे जाते हैं, सिद्धार्थ होटल का नाम है। 13 कमरे सीज, जैसे ही उनके होटल में फोर्स पहुंचती है, फोर्स पहुंचने के बाद सीधे तो कहा जाता है पहले तो पूरा सीज होगा, सीज नहीं किया जाता है, मात्र 13। वो पहले मैनेजर कहता है कि 13 कुछ जो है यात्रीगण रुके हुए हैं, उनके सामान रखे हुए, पहले तो रिक्वेस्ट की जाती है, फिर उसके बाद फोन पे फोन अधिकारियों के पास बजने शुरू हो जाते हैं। पहले तो अधिकारी सीज करने के मुंह पे रहते हैं, लेकिन गजब की खबर बता रहे हैं कि होटल में पहुंचते हैं और सीज करने के लिए उसमें भी पार्टीशन क्या होता है कि इतने कमरे सीज करेंगे, इतने कमरे सीज नहीं करेंगे। क्या कार्रवाई है जिला प्रशासन की, काबिले तारीफ है। वहां पर बहुत अच्छे अधिकारी हैं जो लोगों की रिक्वेस्ट सुनते हैं। इस तरीके की कहानी, अगर मानक पूरा नहीं है तो चल कैसे रहे। अगर एक जो होटल पेपर में पूरी तरीके से सही है उसका ही संचालन होना चाहिए था, लेकिन अवैध रूप से कितने होटल चल रहे हैं प्रतापगढ़ में, ये अपने आप में बड़ी बात है। यानी समय की कमी है थोड़ा सा, लेकिन इतना जरूर है, इस पे एक डिटेल स्टोरी कीजिए क्योंकि खबर बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग लगातार कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे किस तरीके से युवक युवती जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है दो अलग अलग धर्म के साथ वहां पहुंचते हैं, तो क्या उसके बावजूद भी क्या किसी तरीके की कोई पूछताछ नहीं की जाती वहां के होटल स्टाफ के द्वारा? और इस तरीके की अगर घटना घटती है मारपीट की, किसी की हत्या हो जाती है वहां पर, या कोई कांड हो जाता है, क्योंकि आपने बताया प्रतापगढ़ में इससे पहले भी एक युवती की हत्या हो गई थी, तो करते क्या है ये होटल वाले और पुलिस वालों की कौन सी ऐसी मिलीभगत है? और गेटिंग और सेटिंग का अगर खेल है तो गेटिंग और सेटिंग की खेल में जनता क्यों पिस रही है, इसका भी जवाब जरूर लीजिएगा वहां के अधिकारियों से, पूछिए कि कौन जिम्मेदार है, उन जिम्मेदारों के ऊपर आखिर क्या कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। लेकिन प्रतापगढ़ की पुलिस और जिला प्रशासन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। ज्ञानेंद्र लगातार खबरें दिखाते हैं, ना जाने कब सुधरेंगे। महाकुंभ भी निकल चुका है, हाल फिलहाल में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, रायबरेली से मैं बताऊंगा खबर आपको कि जो खबर है शायद आप भी एक बार देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप एक बार हमारे पास एक विजुअल है, हम चाहेंगे एक बार देखें, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर कह रही है कि अगर क्या शायद किसी अधिकारी का, मैं सिर्फ एक चीज जानना, किसी को मैं टारगेट नहीं करता हूं अपनी खबरों में या किसी का, लेकिन किसी अधिकारी का आज ये इतना मासूम बच्चा होता तो क्या यही तस्वीर होती नगर पालिका की जो है अभी? क्योंकि हमारे पास जो तस्वीर है आप देखेंगे ना अखंड, तो उसमें सीधे सीधे साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में जो एक अब बाढ़ आ गई है, और मुश्किल से 1 घंटे की बरसात में, कहीं ना कहीं ये हालात हुए हैं। और इस हालात में जिम्मेदार कौन है, सिर्फ इतना पूछता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है? नगर पालिका है या जिला प्रशासन है? क्योंकि जिस तरीके से बच्चा जो है दुकान पे जा रहा था और उसको नहीं दिखा, जल भरा होने के कारण उसको एक मैं चाहूंगा कि हमारे पास तस्वीर है, आप तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो इसके मतलब आप ये देखिए कि उसको काट करके, वहां जो जाल है उस जाल को काट करके बच्चे को निकाला गया, और पूरी तरीके से पानी से ये रायबरेली के जो सब्जी मंडी है, मेन मार्केट है सब्जी मंडी, रायबरेली में मेन मार्केट है सब्जी मंडी, और ज्यादातर यहाँ पे जो चाहे मिडिल क्लास फैमिली हो या तो किसी क्लास की, लेकिन यहाँ पे शॉपिंग छोटी छोटी दुकानें, और ठीक है जैसे अमीनाबाद हम कह सकते हैं लखनऊ का मिनी, वैसे ही ये रायबरेली का सब्जी मंडी के नाम से फेमस एक मार्केट है। और ये मेन मार्केट है, घंटा घर चौराहे पे के पीछे जो है मेन मार्केट है। वहां पे जब बारिश हुई तो बारिश के बीच में ये तस्वीर निकल के सामने आई कि चारों तरफ पानी भर गया मार्केटों में, और वहां पे जो जैसे शॉप पे जाते हैं तो हम लोग जाल लगा देते हैं, आप देखेंगे तो जाल लगा हुआ था, और पानी भरने की वजह से बच्चा जो है जा रहा था दुकान पे और उसका पैर उसमें चला गया और पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। अब आप बच्चा कम से कम आधे घंटे फंसा रहा, रोता रहा, लेकिन फिर वहां पे लोगों ने जो दुकानदार थे और जो और भी जो लोग थे उन लोगों ने सपोर्ट के लिए
मिस्त्री को बुलाया और कटर आई और उस कटर से उस जाल को काटा गया और उसके बाद उस बच्चे को रेस्क्यू किया गया। आधे घंटे पौने घंटे के बाद पानी चारों तरफ भरा हुआ है, मार्केट में दुकानों में लोगों के जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं किसी को कहता नहीं हूं कि नगर पालिका है या कौन है, मैं डीएम रायबरेली से पूछना चाहता हूं ये सवाल। मैं ये सवाल नगर पालिका से पूछना चाहता हूं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, बस इतना जानना है। सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर, इसका सवाल का जवाब अगर अधिकारियों से पूछेंगे तो जिम्मेदार बताएंगे आप ही हैं। अपनी आंख खोल करके चलिए, बच्चे को अगर भेज रहे हैं मार्केट में तो अपने साथ उसको लेकर के जाइए या किसी सहयोगियों के साथ जाइए। हो सकता है कोई नाला जो हो वो पूरा खुला हो, बच्चा या कोई व्यक्ति उसी में समा जाए। राजधानी लखनऊ में आज से 4 से 5 दिन पहले शनिवार की घटना है। एक युवक अपनी दुकान खोलने जाता है और नगर निगम की लापरवाही में जो एक स्लैब को हटा दिया जाता है, उस स्लैब में गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। 28 घंटे बाद वो शव मिलता है, थाना पूर्ति की जाती है, जेई सस्पेंड होते हैं, यही को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। जो सफाई जो ठेकेदार था, सफाई ठेकेदार, उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, उसके नाम पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है। उसके बाद जो वहां के मौजूदा पार्षद है, मृतक की पत्नी जब उस पर आरोप लगती, शिकायत लगती है, तब उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन जांच बैठाई जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन होगा क्या? कुछ भी नहीं, केवल खाना पूर्ति की जाएगी। तमाम ऐसी शिकायतें आ रही है पूरे प्रदेश से, लेकिन नगर निगम इतना सुनता है, आखिरकार करता क्या है? नगर पालिका के पास तमाम ऐसी चीजें हैं, नगर पालिका को अपने काम करने के लिए बजट एक अच्छा खासा एलोकेट होता है, उसके बावजूद भी स्थितियां इस तरीके की हैं। अगर इस मासूम की मौत हो जाती या कोई उसके साथ दुर्घटना घट जाती या कुछ और भी हो जाता, बिल्कुल सही सवाल है आपका स्टार्टिंग में जो आपने पूछा था कि अगर किसी अधिकारी के बच्चे के साथ इस तरीके का कृत्य होता तो आखिरकार क्या होता? बिल्कुल मैं यही पूछना चाहूंगा कि अगर एक अधिकारी का बेटा उस जाल में होता, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, एक अधिकारी का बेटा, एक सक्षम अधिकारी का बेटा, जिले के ठीक ठाक अधिकारी का बेटा, अगर उस जाल में उसका पैर फंस जाता तो उस पर रवैया क्या होता, ये मैं जनता से पूछना चाहूंगा। यही तो दिक्कत है इस देश में। सबसे बड़ी बात कही ना कि अधिकारियों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हर चीज के जिम्मेदार वो दूसरों को ही बता देंगे, अपने ऊपर किसी भी तरीके की कोई मतलब कहते हैं कोई जिम्मेदारी। लेकिन अगर मैं फिर कहूंगा कि आज गरीब को गरीब की नजरों से देखा जाता है, आम पब्लिक को आम पब्लिक की नजरों से देखा जाता है, और जो बड़ी इस सरकार में दावे होते हैं, सबका साथ सबका विकास, हम सबको लेके चलेंगे, हम ये अभियान हमारा चल रहा है, वो अभियान, जो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट इन राज्य कर रही है उत्तर प्रदेश, उसको छोड़ करके हम एडवर्टाइजमेंट के पीछे ना भाग करके हम वास्तविकता पे, धरातल पे अगर उतरेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे। करेक्ट ये इसलिए करना चाहेंगे, देखिए सरकार का काम है फंड एलोकेट करना, सरकार फंड देती है तमाम व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए तमाम जो अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिला अधिकारी, उसके नीचे एक आती है, तो एक पूरी है ना कि सबके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन अगर अपने कामों को आप ठीक तरीके से जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाएंगे तो काम कैसे हो पाएगा? सरकार फंड एलोकेट करती है, सरकार देती है खर्चा कि आप कम से कम जनता की सुविधाओं का ध्यान रखें, जनता की सहूलियत के लेकर के आए। लेकिन अगर जो अधिकारी हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो इंजीनियर हो, या चाहे जिलाधिकारी या फिर एडीएम, कोई भी हो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर वही अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन नहीं कर पाएगा तो इसके लिए क्या पूरी सरकार को भी दोष नहीं दिया जा सकता? क्योंकि सरकार लगातार काम करती है, सरकार का मेन काम है, जो इंटेंशन है कि लोगों को सहूलियत, लोगों को सुविधाएं मिल सके, उसके लिए फंड भी एलोकेट किया जाता है। लेकिन हाल क्या है, हम पूरे प्रदेश में भी देखते हैं कि अधिकारी किस तरीके से मनमर्जी और मौज मस्ती के साथ रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। और बिल्कुल वाजिब सवाल भी आपने उठाया था कि आखिरकार जनता ये किसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो अगर अधिकारियों से पूछेंगे तो आप सही बोलेंगे कि आप जिम्मेदार हैं, आंख खोल करके चलिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। लेकिन इतना जरूर है, अधिकारियों से जरूर पूछिएगा जो आपने सवाल पूछा है कि कम से कम इस जिम्मेदारी के लिए क्या किसी की जवाबदेही तय होगी, और अगर जवाबदेही तय होती है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। मैं लास्ट में एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। आप भी जानते हैं, आप भी इतने टाइम से जर्नलिज्म देख रहे हैं। हम अधिकारी के पास जाते हैं, अधिकारी अपना पक्ष रखता है, अपने विभाग का पक्ष रखता है कि हमने ये तीर मार दिया, वो तीर मार दिया, लेकिन धरातल पे कोई अधिकारी काम करने को नहीं तैयार है। मैंने कहा नहीं, आप एक कबीरदास का कुछ दोहा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं क्योंकि मैं इन सब में बहुत कम रहता हूँ, शहरों शायरी में,
लेकिन थोड़ा सा मुझे उसके 2 लाइन याद है कि अपने आप जब बीतती है आप पराई, कौन जाने जब पीर पराई, ऐसे कुछ होता है, तो एग्जैक्टली मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन अपने आप पे जब बीतती है तभी हम जानते हैं कि वास्तविकता क्या होती है। तो अपनी पीर खुद से ही पता चलती है। तो वो जब किसी के साथ कोई घटना होती है तो उनको किसी नॉर्मल इंसान से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक है, गिरेंगे लोग, एक्सीडेंट होगा, कई सारी चीजें हम तस्वीर देख रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल अगर मतलब होता ना तो शायद ये स्थितियां पैदा ना होती और इस तरीके की जो घटनाएं होती ही नहीं। लेकिन सब लोग मस्त हैं, सबको लगता है कि मेरी सैलरी आ रही है, तनख्वाह मिल रही है, तो काम करने की जरूरत क्या है। और उत्तर प्रदेश एक है, पूरे देश में भ्रष्टाचार के लिए कहा गया ना काम करने की सैलरी लो, और काम करने के लिए क्या मिलता है, एक सेटिंग और गेटिंग है, आपका बड़ा वर्ड है, बहुत फेमस वर्ड है, और हमारे दर्शक लगातार आपके मुंह से सुनते भी रहते हैं। लेकिन बहुत कम से कम संवेदनाएं होनी चाहिए इन अधिकारियों को। तमाम ऐसी अव्यवस्था हो जाती है जब बारिश होती है, तो कम से कम पहले से ही कोई प्लानिंग करेंगे तो शायद इस तरीके की स्थितियां नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? आदर्श अनम्यूट कर लीजिए। जी, असल मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये हॉस्पिटल कीर्ति कृष्णा बाल चिकित्सालय है। यहाँ पर कल 4:30 बजे जो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। उस आग लगने से इस हॉस्पिटल में करीब 18 बच्चे ऊपर एडमिट थे और उनके करीब परिजन जो है करीब 100 लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। लेकिन आग लगने से धुआं इतना ज्यादा भर गया था कि अंदर जो है एक गैस की बन गई थी, तो ऊपर बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ की लापरवाही की अगर बात बताएं तो यहाँ पर जो पानी की पाइप लगी हुई थी, पानी निकल रहा था, और यहाँ पर जो महिलाएं थी अपनी धोती को खोलकर उसमें बच्चों को बांधकर नीचे लटकाया गया था, और उन बच्चों को नीचे लटकाने के बाद उसको उतारा गया और उसकी सीढ़ी बाहर से लगाई गई थी। उन सीढ़ियों के द्वारा उसको उनका रेस्क्यू किया गया था। और कहीं ना कहीं अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर जो यहाँ के डॉक्टर थे मौके मौजूद, उसके बाद जब यहाँ पर अधिकारियों की टीम आई थी, यहाँ डॉक्टर भी चले जा चुके थे। और हम दिखाना चाहें, कल रात को यहाँ पर कुछ अधिकारी आए थे जिन्होंने इसको सीज कर दिया। देखिए ये लिस्ट लगी हुई है, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये इसको सीज कर दिया गया है। और हम ये बताना चाहेंगे, ये जो हॉस्पिटल है यहाँ, इसमें कहीं ना कहीं पर कुछ एक बहुत बड़ी कमियां भी दिखाई दे रही है। और ये हॉस्पिटल 3 मंजिला बिल्डिंग है, इसके बेसमेंट में एक एक्सरे शोरूम है, एक्सरे मशीन मतलब बना हुआ था, और दूसरा यहाँ पर और पैमाने भी तैयार थे, जिसमें अगर आगे लगे तो बहुत बड़ा हादसा होने का डर बना रहता था। और करीब 18 बच्चे हैं जिनका रेस्क्यू करके निकाला गया। शायद ये तो गनीमत है कि किसी की कोई जनहानि नहीं हुई किसी बच्चे की। और जब तक यहाँ अधिकारी है तब तक यहाँ पर सब सामान मिल चुका है। फिर यहाँ करीब आधा घंटे के बाद में एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस के बाद यहाँ ये जो पानी वाली गाड़ी आई थी, उसकी वजह से इसको यहाँ पर आके बुझाया गया। और बुझाने के बाद में यहाँ पर बुझाने के बाद में फिर उसको यहाँ बच्चों को निकाले। और कहीं पर अगर देखा जाए तो बाहर से सीढ़ी लगाई गई, यहाँ सीढ़ी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, और सीढ़ी के माध्यम से औरतों नीचे उतरी, वहाँ से यहाँ पर बैठा रहा, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। और शाम को सिटी मजिस्ट्रेट जब यहाँ पर पहुंचे हैं, एक दर्द था और सबने देखा था, पूरे देश ने देखा था, जब बच्चों की जल करके दुखद मृत्यु हुई। स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पहुंचे थे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जो। उसके बावजूद जब ये घटना घटी तो उसके बाद तमाम अस्पतालों के लिए एक निर्देश आया कि सबकी जांच हो, पड़ताल हो, सब कुछ हो। जांच पड़ताल कैसी जांच पड़ताल है कि जांच पड़ताल अगर हुई थी तो ये जो अस्पताल है इसका संचालन कैसे हो रहा था, और अगर इसका संचालन हो रहा था तो क्या मानक जो थे वो क्या पूरे थे, क्या वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे। आग लगती है, 18 बच्चों की जान पर आई होती है, प्रभु की कृपा होती है कि बच्चे बच जाते हैं। पर क्या किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं अधिकारी, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब तक ऐसे ही आएंगे, कोई घटना घट जाएगी, खाना पूर्ति करके उस पर सीज करके चले जाएंगे, कुछ दिनों के बाद फिर से उसी अस्पताल से ताला खुल जाएगा, या फिर कहीं और ये जो अस्पताल होगा शिफ्ट हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे। क्या अधिकारियों को महज खाना पूर्ति ही करने आती है, या फिर सच में कोई कार्रवाई की जो कार्रवाई होती है उसको करना आता है? एक मैंने वीडियो भेजा, उसको प्ले करवा दिया जाए, फिर पूरी हम समझ आएगा जी। बिल्कुल आदर्श, वो विजुअल प्ले हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो घटना घटी है झकझोर देने वाली घटना है। हरदोई हो चाहे कहीं की भी घटना हो, पूरे उत्तर प्रदेश में, यार लखनऊ में भी इस तरह की घटना घटित हुई थी। लेकिन कब ये सीखेंगे, कब जो जिम्मेदार होंगे जागेंगे? क्या सोने के लिए तनख्वाह लेते हैं क्या सरकार से?
कब तक करेंगे? केवल खाना पूर्ति करनी, चीज करना है, सबसे पहले क्यों करते हैं? पहले कार्रवाई क्यों नहीं करते? किसी घटना का इंतजार क्यों करते हैं? अगर हम मानकों की बात करें तो यहाँ पर मानक जो पूरे ही नहीं थे। अगर अब उसकी जांच चल रही है, यहाँ पर रात को सिटी मजिस्ट्रेट आए थे और जो यहाँ की चिकित्सा की टीम वो भी पूरी आई थी, उसे देखने में डॉक्टर को बुलाया और उन्हीं के सामने इस हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। और सीज कर आप देखना ये होगा ऐसे हरदोई जनपद में और कितने हॉस्पिटल है जो इस तरीके के तर्क कर रहे हैं, उन पर भी थोड़ी लगाम लगानी चाहिए। जहाँ पर कहीं चारपाई टूटी पड़ी है या गंदगी फैली हुई है या इस तरीके की कई घटनाएं हो रही हैं, आखिर उन अस्पतालों पर भी जांच होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल संचालक जो भी होते हैं, ये पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। इनको ना तो बच्चों की जान से मतलब है, ना उनके पेरेंट्स से मतलब है कि वो पैसा कहाँ से लेकर के आ रहे हैं। और सुविधा के नाम पर जो उनके जो तीमारदार होते हैं पैदा करके जाते हैं। अगर उन बच्चों को कुछ हो जाता, नौनिहालों को कुछ हो जाता, तो कौन उसका जिम्मेदार होता? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। रात के अंधेरे में या कभी भी आकर के इसको सीज करके चले गए, खाना पूर्ति करके चले गए। देखने वाली बात होगी कि आगे कौन सी बड़ी कार्रवाई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर आप एक बार अधिकारी से मिलिएगा और पूछेगा, सीएमओ से मुलाकात कीजिएगा, पूछेगा कि आखिरकार ऐसे अस्पताल जो चल रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और अगर होती है तो क्या केवल कागजों पर होती है या फिर सच में कार्रवाई होती है? इसको जरूर पूछिएगा। और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सीएमओ का क्या जवाब होता है, क्या पक्ष रखते हैं अपना, बताइए। अखंड जी, हम उसी रोड पर खड़े हैं। अभी चार पानी पहले इसी रोड को मैंने पास इलाके की दिखलाई थी। यहाँ पर इसी जब से नापा भी था कि 1.5 फुट गहरे गड्ढे बने 6 फुट लंबाई के, उसको प्रमुखता से दिख रहा था। आज ये उसी रोड का ये हॉस्पिटल है और जिस पर यह कार्रवाई की गई है। और जो हरदोई जनपद में और हॉस्पिटल उन पर भी इसी तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जो मानक में सही नहीं उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर अब इसकी जांच भी होगी और बहुत बड़ी इस पर जो है अधिकारियों को क्या कहना, ये तो खैर अब समय बताएगा। जी बिल्कुल आदर्श, अधिकारी क्या कहते हैं समय बताएगा, लेकिन कम से कम कार्रवाई कीजिए। इंतजार मत कीजिए किसी घटना का। अगर इंतजार कर रहे हैं तो आप जरा सोच करके देखिए, क्या उस जगह पर आपकी औलाद होती तो क्या इसी तरीके के इंतजार करते? भगवान ना करे कभी किसी के साथ इस तरीके का दुखद हादसा हो, कोई घटना घटे, लेकिन कम से कम जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लोग विश्वास करके अस्पताल में जाते हैं और वहीं पर अगर उनकी जान को बनाएगी तो फिर वो कहाँ जाएंगे? डॉक्टरों पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर डॉक्टर ही उनकी जान लेने के लिए आमादा हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आदर्श जरूर सीएमओ से पूछेगा और पूछेगा कि आखिरकार कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होगी या सच में कार्रवाई नजर आएगी धरातल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ अवनीश भी जुड़े हुए हैं कानपुर से। अवनीश से जुड़ेंगे, लेकिन एक खबर आपको बता देते कि राजधानी लखनऊ में एक फ्लाइट को लेकर के एक बड़ी ऐसी खबर आ रही है जो कहीं ना कहीं लोगों को सकते में डाल सकती है और लोग इससे परेशान भी हैं। 1 महीने के भीतर करीब 31 जो यात्राएं हैं या 31 फ्लाइट है उसको रद्द कर दिया गया है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से। 31 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अंदाजा लगाइए, उसमें ज्यादातर उड़ानें जो है एयर इंडिया और एयर इंडिया की ही है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके से उड़ानें रद्द क्यों की जा रही है, क्योंकि कल एक खबर आई थी कि सुबह 8:45 पर एक उड़ान थी एयर इंडिया की जिसे कहीं ना कहीं दुबई पहुंचना था, 3 घंटे में पहुंचती, लेकिन जब सारे यात्री उस विमान में सवार हो गए थे, करीब 160 यात्री थे और 8 क्रू मेंबर थे, लेकिन एन वक्त पर जो पायलट है उसने टेक ऑफ करने से मना कर दिया। उसने कहा कि दिक्कत है और इसलिए हम टेक ऑफ नहीं कर सकते। वहां पर जो यात्री थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं हुआ है, बल्कि रविवार को भी ऐसी घटना घटित हुई थी जहां पर एयर इंडिया के विमान में कोई तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उड़ान को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 31 उड़ानों को रद्द किया गया है महज 1 महीने के अंदर। तो बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं एयर इंडिया जो लगातार जिस तरीके का एक विमान हादसे का शिकार हुआ था और उसमें इतनी जानें चली गई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका, और जो पायलट है वो बारीकी की भी जांच कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी कमी या खामी नजर आ रही है तो उड़ान भरने से वो मना कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तमाम चीजों की जो जांच है जो हो रही है, जो फ्लाइट्स हैं या जो पायलट है या फिर जो तकनीकी टीम है वो जरूर कर रही है, लेकिन इससे जो तमाम यात्री हैं जो जाते हैं, जो अपने गंतव्य तक जाते हैं, कोई जरूरी काम के लिए जाते हैं, उनके टिकट्स बुक हुए होते हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एयर इंडिया अब किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। शायद यही कारण है कि एयर इंडिया की उड़ानें ज्यादातर लखनऊ, अगर हम बात करें तो लखनऊ एयरपोर्ट से बहुत सारी जो 31 उड़ानें रद्द हुई है उसमें सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो एयर इंडिया और एयर इंडिया की फ्लाइट नजर आती है। तो 12 बजे 12 वाली खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।